इश्क की डोर पार्ट 15। पिछले भाग में हमने देखा जूते चुराने वाली रस्म की विजेता बन स्थिति ने विद्युत को जूते वापस कर दिए और सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब आगे। रात का वक्त हो चला था। होटल में सबने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी ठिठोली हुई और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। चांद आसमान में अपनी पूरी रोशनी के साथ फैला था। ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों से होकर गार्डन में दस्तक दे रही थी। अथर्व अपने हाथ में गिटार थामे होटल के गार्डन में सजे हुए बॉनफायर हल्की हल्की आंच के पास चांद को देखते हुए पहाड़ों की खामोशी में बैठा गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। ओ, जाने तेरी आंखें थी बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। उधर रसिका जो गार्डन में टहलने आई थी अचानक गिटार की आवाज़ सुनकर रुक गई। दूर दीवार से टिककर हाथ बांधकर दिल में एक मीठी सी मुस्कान लिए बस अथर्व को देख रही थी। वही अथर्व जिसे उसने बचपन से अपने दिल में बसा रखा था। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक मीठी सी चाहत, क्योंकि सिर्फ रसिका का दिल ही जानता था कि वो अथर्व को कितना ज़्यादा पसंद करती थी। वहीं दूसरी ओर अथर्व ठीक स्थिति के कमरे की खिड़की के नीचे बैठा था। स्थिति अपने रूम में एक गहरे ख्याल में खोई हुई थी। जैसे ही वो ख्याल की गहराई से बाहर निकली उसे गाना और गिटार की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो अपने रूम की खिड़की खोलती है वो देखती है अथर्व नीचे अद्विक के साथ बैठा था और गिटार बजा रहा था। स्थिति जिसके दिल में कल अपनी बहन से अलग होने का दर्द था, उसको अथर्व का गाना सुन एक शांति मिल रही थी। स्थिति कुछ सेकंड के लिए बस वहीं रुककर धीरे से खिड़की पर बैठ गई और चांद को देखती रही। उस धुन को अपने दिल में उतारने लगी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उस दर्द को कोई आवाज़ शांति में बदल रही है। वहीं अथर्व भी दिल ही दिल में सोच रहा था, काश ये आवाज़ उस तक पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। कुछ मिनट बाद अथर्व अगला गाना शुरू ही करने वाला था कि स्थिति ने देखा अथर्व और अद्विक बिना जैकेट के ठंड में बैठे थे। वो चुपचाप उठी, अलमारी से 2 शॉल निकाले और धीरे धीरे गार्डन की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने देखा रसिका भी वहीं खड़ी थी। स्थिति ने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रसिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं, बस गाना सुन रही थी। स्थिति ने कहा, तो चलो पास जाकर सुनते हैं। और दोनों साथ साथ हल्की ठंड को महसूस करते हुए बॉनफायर के पास चली गई। स्थिति एक शॉल रसिका को अथर्व को उड़ाने के लिए पकड़ा देती है और एक शॉल अद्विक को उड़ाते हुए कहती है, अभी तो दोनों हीरो बनकर बैठे हो और फिर बाद में खांस से छींकते रहोगे। रसिका भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और अथर्व को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी बातों में गिटार और गाना कुछ पल के लिए रुक गया था। तभी तिथि और विद्युत भी पीछे से आ जाते हैं। तिथि मुस्कुराते हुए कहती है, अरे गाना क्यों रोक दिया गायक महोदय जी? और दोनों बॉनफायर के सामने बैठ जाते हैं। अथर्व मुस्कुराकर कहता है, वेरी सॉरी न्यू कपल्स, अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं अगला गाना। मगर तभी विद्युत शरारती अंदाज में बोला, एक गाना मैं और तिथि जी सुनाते हैं। विद्युत की बात सुन सब खुश हो जाते हैं। विद्युत हंसते हुए अथर्व के कान में कुछ कहता है। अथर्व श्योर कहकर गिटार की नई धुन बजाना शुरू करता है और तिथि और विद्युत एक दूसरे को देखकर गाना शुरू करते हैं। ये तेरा ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया हूँ मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं, तुझसे मिलती
पूरा माहौल जैसे मोहब्बत की खुशबू से भर गया था। काफ़ी देर तक गाने, बातें, हंसी मजाक चलता रहा। रात के 2 बज चुके थे। अब सब उठकर अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी अद्विक मासूमियत से स्थिति से बोला, दीदी आप तो आज अकेली हो गई, क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? मम्मी पापा ने तो दरवाज़ा बंद कर लिया होगा ना? स्थिति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। तिथि और रसिका आपस में बात करते हुए चल रही थी और विद्युत अद्विक के बाल बिगाड़ते हुए मुस्कुराया। अथर्व अद्विक को छेड़ते हुए हंस पड़ा। इसी तरह सब हंसते मजाक करते होटल के कॉरिडोर तक पहुंचे और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में अथर्व ने देखा स्थिति का दिया हुआ शॉल उसके पास रखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उधर अद्विक स्थिति के कमरे में जाकर सीधे सोने की बजाय कूदने फांदने लगा। स्थिति ने उसे कई बार टोका मगर उसकी शैतानी कम नहीं हो रही थी। तभी दरवाज़ा धीरे से नॉक हुआ। अद्विक डर के मारे तुरंत शांत होकर बैठ गया। स्थिति को उसकी मासूम सी डरी शक्ल देखकर हंसी आ गई, मगर वो हंसी दबाते हुए दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही स्थिति गेट खोलती है, सामने अथर्व था। स्थिति अथर्व को सवालिया नज़रों से देख पूछती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अथर्व पूरे एटीट्यूड में कहता है, नहीं तुमसे काम नहीं था, मैं अद्विक से मिलने आया था। अथर्व का एटीट्यूड देख स्थिति सरकाज़म में कहती है, अभी तक वो तुम्हारे ही साथ था, मन नहीं भरा तुम्हारा? पर असल बात तो ये थी कि अथर्व स्थिति को ही देखने आया था। अथर्व की आवाज़ सुन अद्विक दौड़ते हुए गेट पर आकर कहता है, अरे भैया आप अंदर चलो ना, छोड़ो दीदी को। स्थिति अपनी भौहें उठाकर अद्विक की ओर देखती है। अद्विक कहता है, अरे भैया दीदी जलती है आपकी और मेरी दोस्ती से। अद्विक की बात सुन स्थिति सरकाज़म में मुस्कान करते हुए कहती है, अच्छा जी, और बेड पर बैठे अद्विक और अथर्व का हाथ पकड़ रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है, निकलो यहाँ से। और तुम अद्विक जाओ अब अपने भैया के साथ ही सोना। स्थिति को ऐसा कर देख अद्विक और अथर्व दोनों हैरान हो जाते हैं और स्थिति धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देती है। अब अद्विक और अथर्व एक दूसरे को देखते हैं और अद्विक कहता है, भैया आपकी वजह से दीदी ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और अब मैं आपके कमरे में सोने जा रहा हूँ। ये कहकर अद्विक अथर्व के कमरे में जाने लगता है। दोनों भाई बहन की इस लड़ाई को देख अथर्व हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ अभी, ओ माय गॉड, कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। स्थिति अंदर कमरे में दरवाजे से टिककर हल्की सी मुस्कुराई और सोचने लगी, आज की रात तो अथर्व की हो गई काली। दूसरी तरफ अथर्व, जो अद्विक की शरारतों से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, और फिर धीरे धीरे सब सो गए। अब सुबह के 10 बज चुके थे, मगर आज का मौसम कुछ खास था। सूरज की रोशनी हल्की हल्की सी जैसे शर्मीली मुस्कुराहट हो और ठंडी ठंडी हवा सबके चेहरे को छूकर सुबह को और भी हसीन बना रही थी। सब धीरे धीरे उठकर जोधपुर निकलने की तैयारी करने लगे। ब्रेकफास्ट होटल की छत पर रखा गया था, जहाँ से दूर दूर तक पहाड़ और शहर की झलक दिख रही थी। सब धीरे धीरे छत पर आकर इकट्ठा होने लगे। सबसे आखिर में थोड़ी नींद से भरी आंखों के साथ अथर्व और अद्विक भी ऊपर पहुँचे। बच्चों का अपना ग्रुप था। सब एक टेबल पर बैठे हंसी मजाक में लगे हुए थे। अथर्व भी उन्हीं के पास जाकर रसिका के बगल में खाली सीट पर बैठ जाता है। स्थिति की नज़र अथर्व की अधखुली नींद से भरी आंखों पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने अपनी हंसी दबाकर पूछा, क्या हुआ अथर्व, रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? अथर्व नींद से भरी आवाज़ में मगर सरकाज़म लिए बोला, नहीं नहीं, बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे तो। तभी तिथि पूछती है, लेकिन तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है? तिथि की बात सुनते ही स्थिति अपनी हंसी रोक नहीं पाती और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती है। उसकी हंसी देख विद्युत, तिथि और रसिका थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और सबकी नज़र स्थिति पर टिक जाती है। रसिका मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हुआ स्थिति, इतना क्यों हंस रही हो? स्थिति हंसी संभालते हुए मज़े से बताती है, रात को अद्विक अथर्व के साथ सोया था और उसने पूरी रात शैतानी की, जिसका सबूत आज अथर्व की ये नींद से भरी आंखें दे रही है।
इतना सुनते ही तिथि, विद्युत और रसिका भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अथर्व थोड़ा बनावटी गुस्से और टीजिंग अंदाज में बोलता है, हाँ, जब तुम बच्चे को रात को अपने कमरे से बाहर निकाल दोगी तो किसी को तो उसे अपने पास सुलाना ही पड़ेगा ना स्थिति। अथर्व की बात पर तिथि अचानक स्थिति की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, स्थिति, तुमने अद्विक को कमरे से बाहर निकाल दिया था रात को? स्थिति थोड़ी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कहती है, नहीं दी, वो ऐसा कुछ नहीं। मगर तिथि उसकी बात काटते हुए हल्की झुंझुलाहट में कहती है, क्या स्थिति, ये अच्छी बात थोड़ी है। इससे पहले कि स्थिति कुछ सफाई दे, अथर्व नज़रों में थोड़ी शरारत और मुस्कान लिए बोला, हाँ भाभी, वही तो, बेचारा अद्विक मुझे कह रहा था, भैया दीदी ने तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, क्या आप मुझे अपने साथ सुला लेंगे? तो मैं मना नहीं कर पाया उसे। इतना कहते हुए अथर्व ने टीजिंग नज़रों से स्थिति की तरफ देखा। स्थिति ने भी आंखें छोटी कर थोड़े गुस्से के साथ अथर्व की तरफ देखा और तिथि से सॉफ्टली सॉरी कहा, सॉरी दी। इतने में सबका नाश्ता खत्म हो गया। सब हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए टेबल से उठ खड़े हुए। नीचे होटल के बाहर सब अपने अपने लगेज के साथ खड़े थे, रेडी टू गो, और सामने उनकी बस तैयार थी। सब बस में बैठ उन पहाड़ियों, ठंडी हवाओं और मुस्कुराती यादों को दिल में सजोकर खिड़की से बाहर झांकते हुए उन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में बसाकर देहरादून एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां से सब अथर्व के प्राइवेट जेट में बैठ जोधपुर लैंड करते हैं। जैसे ही सब जेट से सीढ़ियों से नीचे उतरे, सामने जोधपुर की गर्म ठंडी हवाएं उनका इंतज़ार कर रही थी। नीचे उतरकर अथर्व के चाचा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ गहरी सांस ली और बोले, अब से वही पुरानी ज़िंदगी फिर से शुरू। उनकी बात सुन सबने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर हाँ कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबने अपनी अपनी घरों से गाड़ियां बुलवा ली थी। वहीं देशराज जी, तिथि के दादाजी, मुस्कुराकर प्रताप जी, विद्युत के दादाजी का हाथ पकड़कर बोले, अब बस विदाई बाकी है, आइए आपका स्वागत है अवस्थी मेंशन में। प्रताप जी मुस्कुराकर बोले, ज़रूर आएंगे, मगर अभी नहीं। उनका अभी नहीं सुनकर सब थोड़े हैरान हो गए। सबका चेहरा देख प्रताप जी मुस्कुराए और बोले, अरे हैरान तब होना जब पूरी बात सुन लो। हम अपनी बहू को इतनी शांति से थोड़ी ना ले जाएंगे, आखिरकार सूर्यवंशी हैं हम। अभी आप तिथि को अपने साथ ले जाइए, हम पूरी तैयारी के साथ शान से अपनी बच्ची को लेने आएंगे। उनकी शरारत भरी गंभीरता सुनकर देशराज जी भी मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, हम भी दामाद जी के स्वागत की पूरी तैयारी रखेंगे। फिर सब मुस्कुराते हुए हल्की हंसी और प्यारी सी टीजिंग के साथ अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तिथि और विद्युत गाड़ी की तरफ जाते जाते इशारे ही इशारों में एक दूसरे को कहते हैं, जल्दी मिलते हैं। स्थिति ये देख मुस्कुराई और हल्के से तिथि की बाह में हल्का सा हाथ मारकर बोली, चलना है या यहीं खड़े रहना है? तिथि आखिरी बार मुस्कुराकर विद्युत की तरफ देखी और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। विद्युत ने भी एक गहरी सांस ली और अपनी मुस्कुराहट में थोड़ा सा इंतज़ार छुपाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे। सुबह के सफ़र की थकान भी थी, मगर दिल में शाम की तैयारी की हलचल उससे कहीं ज़्यादा थी। अवस्थी मेंशन में तो जैसे खुशियों का मेला लगा था। सूर्यवंशी परिवार के स्वागत के लिए ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। खाना, सजावट, फूलों से लेकर हर छोटी चीज़ तक सब कुछ खास, और खास भी यूं ही नहीं, सब विद्युत की पसंद से ही रखा गया था। उसके मनपसंद फूल, उसकी पसंदीदा मिठाई और यहाँ तक कि खाने का मेन्यू भी वही जो बचपन से विद्युत को भाता था। एक तरफ तिथि अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, हल्के से कांपते हाथ मगर मुस्कुराते चेहरे के साथ। तिथि की माँ और चाची प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी मदद कर रही थी। कभी दुपट्टा ठीक करती, कभी गहनों का डिब्बा सहेजती, तो कभी तिथि को देखकर भर आई आंखें छुपा लेती। स्थिति थोड़ी दूर पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। आंखों में प्यार भी था और वो हल्की सी बेचैनी भी, जो हर बहन को तब महसूस होती है
जब उसकी बहन की विदाई पास होती है। वहीं दूसरी ओर तिथि के पापा और चाचा कुछ ज़रूरी काम के लिए थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाते हैं। दादाजी और फूफा जी पुराने किस्सों में खोए हुए थे। कभी हंसते, कभी आंखें नम हो जाती। नम आंखों से दादाजी कहते, मानो कल की ये बात हो, तिथि ने पहली बार दादाजी बोला और आज उसकी विदाई है। दूसरी तरफ सूर्यवंशी मेंशन भी किसी से पीछे नहीं था। नई बहू के स्वागत की तैयारी वहाँ भी शान से चल रही थी। नए जोड़ों की रस्म के लिए सब कुछ तय किया गया था। नए कपड़े, हल्दी की थाली, मीठा और वो खास चूड़ियाँ जो दादी माँ ने खुद रखवाई थी। विद्युत का कमरा खास तौर पर सजाया जा रहा था। नरम पीली रोशनी, सफ़ेद और गुलाबी फूलों की झलकारें और खिड़की के पास वो झूला जहाँ विद्युत अक्सर बैठा करता था। और ये सब रसिका सजा रही थी। अपने ही अंदाज में हर छोटी डिटेल पर ध्यान दे रही थी। कभी तकिया सीधा करती, कभी फूल ठीक करती और कभी हल्की मुस्कान के साथ सोचती, भैया को सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए। होप ही लाइक्स इट। अथर भी थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस गया था और वो डायरेक्ट अवस्थी मेंशन आने वाला था। शाम हो चली थी। अब सूर्यवंशी भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अवस्थी मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। उधर अवस्थी मेंशन में भी सब लोग पूरी तरह तैयार होकर अपने मेहमानों के स्वागत के लिए बेताब थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर किसी के दिल में एक ही बात थी, अब बस कुछ ही पल, फिर हमारी लाडली बेटी को विदा करना होगा। तभी अचानक अवस्थी मेंशन के बाहर ढोल ताशों की गूंज सुनाई दी। दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे अद्विक की आंखें चमक उठी। वो जोर से चिल्लाया, आ गए विद्युत जीजू, आ गए, सब जल्दी आओ। अद्विक की बात सुनकर घर के सब लोग बाहर आ जाते हैं, मगर बाहर पहुंचते ही देखा बस ढोल, ताशे और शहनाई बजाने वाले खड़े थे, पर सूर्यवंशी परिवार का कोई सदस्य नहीं था। अवस्थी परिवार के लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि सामने से धीमी रफ्तार में शाही अंदाज में काले रंग की गाड़ियों का काफिला आता दिखा। गाड़ियां जैसे ही दरवाजे के पास आकर रुकी, हर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। तिथि की दादी ने तुरंत स्थिति को पुकारा, बेटा पूजा की थाली जल्दी से लेकर आओ। स्थिति दौड़कर भीतर गई और सुंदर सजी हुई पूजा की थाली हाथ में लेकर लौटी। थाली में फूल, चावल, दीपक रखे हुए थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और पूरे सूर्यवंशी परिवार ने शाही अंदाज में दरवाज़ों पर कदम रखा। अवस्थी परिवार ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। फूलों की खुशबू, ढोल की थाप और परिवार की हंसी हर कोने को महका रही थी। विद्युत जब दरवाजे पर पहुंचा, तिथि की माँ ने विद्युत की आरती उतारी, तिलक लगाया, फूल और चावल को उसके ऊपर डाला और फिर अपनी प्यारी शरारत से उसकी नाक पकड़ ली। पास खड़े सब लोग हंसकर बोले, बचाओ बेटा, अपनी नाक बचाओ। मगर विद्युत मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर खड़ा हो गया और जैसे ही तिथि की माँ ने नाक खींची, चारों ओर ठहाके गूंज उठे। फिर सब सूर्यवंशी परिवार को अंदर ले आए। भीतर आकर सब गले मिले। विद्युत अपनी निगाहें हर तरफ घुमाकर तिथि को ढूंढ रहा था। ये देखकर रसिका धीरे से उसके बगल में आकर बोली, भैया थोड़ी देर और रुक जाओ, अब बस भाभी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। रसिका की बात पर विद्युत मुस्कुरा देता है। तभी सामने से तिथि आती है। पीच कलर की साड़ी, क्रीम कलर का ब्लाउज, गले में मंगलसूत्र, कानों में झुमके, हाथों में हल्की पीच कलर के कंगन, खुले सीधे बाल, मांग में सिंदूर। उसे देख विद्युत की माँ ने तुरंत तिथि के कानों के पीछे काला टीका लगा दिया और कहा, नज़र न लग जाए मेरी बच्ची को। पुरुष अपनी बातचीत में लग गए और लेडीज़ एक और अपनी बातचीत में लग गई। तभी दरवाजे से किसी के कदमों की आहट आती है और सबकी नज़रें उसी ओर घूम जाती हैं। अथर जो थोड़ी देर से आया था, धीरे से मुस्कुराकर विद्युत की तरफ देखकर सॉरी कहता है और फिर सब बड़ों के पाँव छूता है। रसिका उसकी टांग खींचते हुए बोली, ऑल टाइम लेट यार। स्थिति मुस्कुराकर कहती है, खाना लग चुका है, प्लीज़ आप सब इस तरफ आइए। सभी खाने की मेज़ पर आकर बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स खाना परोसने लगते हैं। अवस्थी और सूर्यवंशी दोनों परिवार साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं।
मगर स्थिति खुद खाने की मेज़ पर नहीं बैठती। विद्युत उसे खड़ा देखकर पूछता है, क्या हुआ स्थिति, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? स्थिति थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आंखों में हल्का दर्द छुपाए कहती है, नहीं आप लोग खाइए, मुझे थोड़ी तैयारी देखनी है। परिवार जानता था स्थिति के लिए ये पल सबसे मुश्किल था, क्योंकि जितना प्यार परिवार तिथि से करता था, स्थिति तिथि से उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर प्यार करती थी। तभी स्थिति के चाचा उठते हैं और कहते हैं, हाँ आओ स्थिति, एक काम था, और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तिथि के पापा बाकी सब से कहते हैं, आप लोग शुरू कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। खाना शुरू होता है और सब नोटिस करते हैं आज का हर व्यंजन विद्युत की पसंद का है। चाचा जी और स्थिति कमरे में जाते हैं। चाचा जी हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे, इतना उदास क्यों हैं? स्थिति जो आज तक तिथि के सामने भी कभी नहीं रोई थी, चाचा जी की बात सुन उसकी आंखें भर आती है, मगर अपने आंसू को संभालते हुए वो मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं चाचू, आप देखिए ये सब गिफ्ट्स हैं, जैसे दादाजी ने कहा था वैसे रेडी हो गए। चाचा जी को पता था स्थिति बहुत स्ट्रांग लड़की है, इसलिए वो स्थिति के कंधे पर शाबाशी देते हुए कहते हैं, शाबाश, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है तुमने, अब गहरी सांस लो और चलो खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी नाराज़ हो जाएंगे। चाचा जी की बात पर स्थिति हल्के से हंस पड़ती है और दोनों फिर से खाने की मेज़ पर आकर बैठ जाते हैं। खाने के दौरान अथर्व तिथि से पूछता है, वैसे भाभी आपको इतनी डिटेल में भैया की पसंद कैसे पता चली? तिथि मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा बहुत तो मुझे पहले से पता था, बाकी सब दादी जी से पूछ लिया। दादी जी हंसकर कहती है, और कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, वो कैसे पता चली तुम्हें? तिथि मुस्कुराकर विद्युत की तरफ देखती है। सभी की नज़रें विद्युत पर थी। विद्युत हल्के से मुस्कुराकर शांत आवाज में कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछे तो बताना तो पड़ता ही है। विद्युत की बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। इन्हीं हंसी ठिठोली में खाना पूरा होता है। अब समय था विदाई का। देशराज जी स्थिति को गिफ्ट लाने का इशारा करते हैं। स्थिति गिफ्ट सर्वेंट्स की मदद से नीचे मंगवाती है। तिथि का सामान अथर्व ने पहले ही कार में रखवा दिया था। देशराज जी सूर्यवंशी परिवार को गिफ्ट्स देते हुए हैं। गिफ्ट्स देखकर प्रताप जी कहते हैं, जी बिल्कुल नहीं, हमने मना किया था ना, कोई लेन देन नहीं होगा। तभी अथर्व भी सर्वेंट की मदद से अपनी कार से गिफ्ट लेकर आता है। देशराज जी विनम्रता से कहते हैं, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, मना मत कीजिए। प्रताप जी भी हंसकर कहते हैं, ठीक है तो ये लीजिए, ये आपके लिए। देशराज जी कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं और हमें मना कर खुद गिफ्ट लेकर आए हैं आप? प्रताप जी मुस्कुराकर कहते हैं, हम अपने परिवार के लिए गिफ्ट लाए हैं और सौभाग्य से आप हमारा परिवार है, बताइए है ना? देशराज जी कहते हैं, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। दोनों परिवार का ये प्यार देखकर सभी के दिल खुशी और स्नेह से भर जाता है। विद्युत की दादी हाथ जोड़कर धीरे से कहती है, समझते हैं मुश्किल है, मगर क्या अब हम तिथि को ले जा सकते हैं? तिथि की दादी विद्युत की दादी का हाथ पकड़कर कहती हैं, इस बच्ची ने अब तक हमारे घर को खुशियों से रोशन किया है, अब ये आपके घर की लक्ष्मी है। अब वो समय आ गया था जब तिथि इस घर से उस घर तक का सफ़र तय करे। तिथि के सामने चावल की थाली लाई जाती है। तिथि नम आंखों के साथ पीछे की ओर चावल फेंकती है। दादी, माँ और चाची अपना आंचल खोलकर उन चावलों को समेटती हैं। सभी की आंखों में आंसू थे, दिल भरा था। स्थिति जो अब तक खुद को संभाल रही थी, ये सब देख नहीं पाती। धीरे धीरे कदम पीछे लेती है और अथर्व से टकरा जाती है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है, सामने अथर्व खड़ा था। अथर्व उसकी लाल भीगी आंखों को देखकर उसके दिल का हाल समझ जाता है। स्थिति सर झुकाकर आंखें नीचे करके अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि वो तिथि को जाते हुए देख नहीं पा रही थी। तिथि सबको गले लगाती है। अद्विक रोते हुए कहता है, दी प्लीज़ मत जाओ ना, और उसके गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
तिथि की आंखें अब सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, स्थिति को। वो चाचा जी की ओर इशारा करते हुए पूछती है, स्थिति कहाँ है? चाचा जी ऊपर की ओर इशारा कर देते हैं। तिथि ऊपर की ओर देखती है। तभी विद्युत पीछे से कहते हैं, जाओ मिलाओ। तिथि विद्युत की तरफ देख कर पलकें झपकाती हैं और सीढ़ियों की ओर तेज कदमों से चल पड़ती हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।